मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष देवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से 29 मार्च 2025 शनि देव का राशि परिवर्तन। 29 मार्च 2025 को रात्रि 10:07 में शनि देव मकर राशि को मुक्त करके कुंभ राशि में तीसरा चरण चालू होगा और उसी समय मीन राशि में दूसरा चरण चालू होगा और प्रथम चरण मेष राशि में होगा। यहां एक कुंडली मैं कर्क लग्न की लिया हूं। अब इनकी जन्म कुंडली जो है, जन्म कुंडली से तो लोग लगभग परिचित हैं, इसमें कम बात करूंगा। ये अष्टक वर्ग की कुंडली है, इसमें ज़्यादा बात करूंगा क्योंकि हमको किसी नतीजे पर पहुंचना है, कोई परिणाम चाहिए हमको। मीन राशि यहाँ पर नवम भाव में गोचर करेंगे। जिनकी कर्क लग्न की कुंडली है उनके लिए मैं बता रहा हूं और जिनकी मीन राशि है उनके लिए बता रहा हूं। यहाँ पर गोचर करेंगे, इस भाव की वृद्धि को कम करेंगे। जो भाग्य साथ देता है, भाग्य थोड़ा कम साथ देगा क्योंकि गुरु की राशि में है तो पूर्ण प्रभाव नहीं होगा। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि जन्म कुंडली में जब हम किसी ज्योतिषी को, किसी पंडित को हम कुंडली दिखाते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यही रहता है कि ग्रह कितना बल है, कितना बली है। उसको हम देखते हैं डिग्री से कि 5 डिग्री का है, 15 डिग्री का है, 9 डिग्री का है, 6 डिग्री का है, कितने डिग्री का है और किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, ये देखते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो शनि महाराज 8 डिग्री के हैं, तात्पर्य कमजोर अवस्था में है, तो वो 8 डिग्री के हिसाब से अनुकूल जो है अपना प्रभाव देंगे। तो जन्म कुंडली के आधार पर तो हम ग्रहों को देखते हैं, ग्रह का बल कितना है। 12 से 18 डिग्री के बीच में अगर कोई ग्रह है तो वो पूर्ण बली है, और पूर्ण बली है तो उसका परिणाम जिस भाव में, जिस राशि में बैठा है उसके अनुसार शुभ या अशुभ फल प्राप्त होते हैं। पर अब यहां पर हम सिर्फ शनि की बात कर रहे हैं और ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं। मैं एक ही बिंदु पर बात कर रहा हूं, शनि की। अब इस कुंडली को हम यहीं पर रोक देते हैं क्योंकि आप समझ गए कि ग्रहों के बल को कैसे देखा जाता है। ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, अगर एक एक पॉइंट में हम बात करेंगे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा जो एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। हम आ जाते हैं अष्टक वर्ग में। किसी भी कुंडली का अध्ययन करने के लिए हमें लग्न कुंडली की आवश्यकता पड़ती ही है। उसके बिना हम जो है किसी भी कुंडली का विश्लेषण नहीं कर सकते। यहां पर देखिए कर्क लग्न की कुंडली है, ये भी कर्क लग्न की कुंडली है। यहां भावों में जो घर हैं वो कहीं यहां राहु बैठा है, यहां मंगल बैठा है, यहां गुरु बैठा है, लेकिन इसमें राशियां तो वही हैं। अष्टक वर्गी की कुंडली में राशियां तो सेम हैं, पर इसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है। इसमें ग्रह हम बाद में बैठाएंगे, जब विश्लेषण करेंगे तब। भाई किसी की शनि की चल रही है तो किसी गुरु की चल रही है, तो कुंडलियां तो सब अलग अलग है। तो यहां पर अभी आज शनि की बात हम कर रहे हैं, तो यहां पर किसी भी भाव में कोई ग्रह नहीं बैठे हुए हैं। ग्रह की जगह ये नंबर लिखे हुए हैं, देखिए आप 22, 30, 32, 24, 26, ये बिंदु लिखे हुए हैं। इसे बिंदु कह लें, अंक कह लें, रेखा कह लें, पॉइंट्स कह लें, जो भी कहेंगे अर्थ उसका एक ही आएगा। हम इसे बिंदु शब्द बोल करके संबोधित करते हैं। यहां पर देखिए बिंदु। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि इसके आधार पर, बिंदुओं के आधार पर, अष्टक वर्ग की कुंडली में बिंदुओं के आधार पर हम कैसे फल आदेश कर सकते हैं? जी हां, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इस कुंडली से ज्यादा अच्छा परिणाम जो है इस कुंडली में देखने को मिलता है। मैं एक नहीं, सैकड़ों कुंडली की मैं बात बता रहा हूं और मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता हूं
फोन आते हैं, मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूं कि आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दिए गए नंबर में व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। अपनी समस्या मुझे ना बताएं, आपकी समस्या मैं बताऊंगा। और जब इन 12 भावों का अध्ययन मैं करता हूं, ये 12 बिंदु, जो 12 जगह बिंदु लिखे हैं, इनका जब मैं विश्लेषण करता हूं, तब तक आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाता है, प्रश्न बताना भी नहीं पड़ता। और फिर अंत में मैं पूछता हूं कि आप बताइए समस्या क्या है। जब समस्या बताते हैं तो समस्या का तो मैं पहले बता चुका रहता हूं। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे कि बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप मैसेज कीजिए और थोड़ा इंतजार कीजिए। जैसे नंबर आएगा मैं आपको स्वयं कॉल लगाऊंगा, मैं स्वयं कॉल करता हूं। अच्छा, अब आते हैं चलिए इसमें। अब ग्रह जो होता है, इसको ऐसे समझते, कोई एक व्यक्ति है, तो किसी भी व्यक्ति को रहने के लिए एक घर तो चाहिए, एक कमरा तो चाहिए। सामान्य व्यक्ति है तो सामान्य घर होगा, बड़ा व्यक्ति है तो थोड़ा और बड़ा होगा, अरबपति खरबपति लोग हैं तो उनका बहुत बड़ा आलीशान बंगला होगा। तो ये तो स्थितियां अलग अलग हैं। वही स्थितियां यहां पर भी आती हैं। तो किसी भी ग्रह को बैठने के लिए कोई घर तो चाहिए, यहां पर भी वही है। तो जब ये घर मजबूत रहेगा, कमजोर अवस्था में रहेगा तो स्थितियां कमजोर हैं, अच्छी अवस्था में रहेगा स्थितियां अच्छी हैं, सीधी सी बात है। अब ये अष्टक वर्ग बनता कैसे है, इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह। 7 ग्रह, ये इसमें राहु और केतु को स्थान नहीं दिया गया है। और 8वां जो है लग्न होता है, ये लग्न जहां 33 लिखा हुआ है, तो ये 8 हो गए। इन 8 को लेकर के हम अष्टक वर्ग की कुंडली बनाते हैं। और जब अष्टक वर्ग की कुंडली बनाते हैं तो ये देखते हैं कि किस भाव को, ग्रह को थोड़ी देर को आप भूल जाइए, किस भाव को कितने पॉइंट्स मिले हैं, कितने बिंदु मिले हुए हैं। हर भाव में देखिए बिंदु अलग अलग है। अब जो ये कितने बिंदु मिले हुए उसके आधार पर हम बात करेंगे। तो 28 बिंदु हमको एक भाव में चाहिए सामान्य स्थितियों के लिए। जैसा हमारा जीवन कट रहा है तो 28 बिंदु हमारा सामान्य है। 28 से अगर कम होता है तो कमजोर अवस्था हो जाता है, वो भाव जो है वो कमजोर अवस्था हो जाता है। 28 से ज़्यादा है तो भाव बली हो जाता है, जैसे ग्रह बली हो जाता है। मैं बोला था 12 से 18 के बीच में ग्रह जो है बली हो जाता है, वैसे यह बली हो जाता है, भाव बली हो जाता है। तो 28 से ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए, बिंदु चाहिए हमको। और ग्रह भी बली हो जाए और भाव भी बली हो जाए तो फिर कहने क्या है। तो यहां पर हम ये नहीं देखते हैं, हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि यहां पर हम ये नहीं देखते हैं कि कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा उच्च का है, कौन शुभ है, कौन अशुभ है, कौन सा अशुभ योग बन रहा है, कौन सा शुभ योग बन रहा है, इसके परिणाम क्या होंगे, हम ये सब नहीं देखते। हम सिर्फ भाव देखते हैं। हमारा घर कितना मजबूत है हमको ये देखना है। और हमारा घर अगर मजबूत है तो यहां जो भी आएगा, जो बैठेगा वो भी मजबूत होगा। यहां सबसे पहले हम बात करते हैं भाव बल। मैं आपको बता दिया ये भाव के बल लिखे हुए हैं ये पूरे 12 भावों में। अब छठे, 8वें और 12वें इन 3 भावों में बिंदु 28 नहीं होना चाहिए, 28 से कम होना चाहिए। जितना कम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि छठा भाव जो है रोग शत्रु कर्जा का भाव है, ये आयु मृत्यु का भाव है, ये व्यय भाव है। तो ऐसी स्थिति में हमको ये 6, 8, 12 3 भाव जो हैं वहां पर बिंदु कम चाहिए। बाकी हमको 1, 4, 7, 10, 5, 9 इन भावों में हमको बिंदु ज्यादा चाहिए। 11वां भाव, इसमें बिंदु ज्यादा चाहिए जिससे हम सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कर सकें। अब इससे कैसे फायदा लिया जा सकता है, कैसे देखा जा सकता है। अब यहां पर देखिए, अभी मैं बोला कि 29 मार्च 2025 को शनि महाराज मीन राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 30 महीने तक वहीं गोचर करेंगे, वहीं रहेंगे। अब 30 महीने जब गोचर करेंगे तो 30 महीने में क्या क्या होगा।
अच्छा, एक चीज और बता देता हूं कि एक जन्म कुंडली की महादशा, महादशा के बाद अंतरदशा, अंतरदशा के बाद प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, फिर चंद्र कुंडली जो गोचर कुंडली जो लेते हैं उसकी महादशा अंतरदशा। अब गोचर में शनि महाराज, तो 50% इधर और 50% इधर। ये मैं गोचर की बात कर रहा हूं। कुंडली तो कर्क लग्न की है। कर्क लग्न में मीन राशि कहां पर आ रही है? नवम भाव में। और नवम भाव में शनि महाराज गोचर करेंगे कर्क लग्न की कुंडली में। तो नवम भाव में जब गोचर करेंगे तो क्या परिणाम होगा? तो नवम भाव जो होता है पिता का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है, धर्म का भाव होता है। इस भाव का बली होना, मजबूत होना बहुत जरूरी है। यहां पर जिनकी कुंडली है उनको 30 बिंदु प्राप्त हुए हैं, 28 से ज्यादा। माने पूर्व जन्म में ये अच्छे कार्य किए थे जिससे इनको 30 बिंदु यहां पर प्राप्त हो रहे हैं। और ये भाग्य के बल पर 10वां भाव जो होता है ये कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र का मतलब हर आदमी कुछ ना कुछ तो करता है, चाहे व्यवसाय करे चाहे नौकरी करे, कुछ ना कुछ तो जीविका के लिए कोई ना कोई साधन तो होता है। यहां पर नौकरी का है, राजनीति का है, व्यवसाय का है। नौकरी भी छोटी या बड़ी या बहुत बड़ी हो सकती है, व्यवसाय छोटा बड़ा या बहुत बड़ा हो सकता है, उद्योगपति हो सकते हैं, राजनीति छोटी बड़ी हो सकती है, मंत्री मिनिस्टर बन सकते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी बन सकते हैं। ये भाव है, ये कर्म भाव है। हम करते क्या हैं, हमारा कार्य क्या है, उस कार्य में हमको कितनी सफलता मिलेगी, ये भाव हमको बताता है। तो यहाँ पर भी 30 बिंदु हैं, माने भाग्य भाव, भाग्य के बल पर यहाँ पर ये कार्य करेंगे। लेकिन कार्य जितना करेंगे यहाँ पर इनको उसका परिणाम 24% मिलेगा। यहाँ अंक कम हो गए। हर कुंडली में देखिए अलग अलग अंक आते हैं। ये एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं। आपकी कुंडली के अंक बदल जाएंगे, आप दूसरे भाई की कुंडली दिखाएंगे उसके अंक बदल जाएंगे। हर व्यक्ति के अंक जो हैं, बिंदु जो हैं चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब यहाँ 24 है, माने ये जितना काम करेंगे इनके कार्य के अनुरूप प्लस होना चाहिए। प्लस ना हो तो लेवल में रहें, पर यहाँ पर ये माइनस। अगर ये महीने में 50,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो 50 नहीं कमाएंगे, ये 35, 38, 40 हज़ार में अटक जाएंगे, क्योंकि 24 बिंदु है। और एक खराब बात है इस कुंडली में कि द्वादश भाव, मैं पहले बोला कि कम अंक होना चाहिए, 26 अंक है। 26 अंक ठीक है, 28 से कम है ठीक है, लेकिन यहां कमाई जो इनकी हो रही, आय जो हो रही है 24 हो रही है, 24 बिंदु, और यहां खर्चा जो हो रहा है 26 बिंदु, 2 बिंदु का अंतर आ रहा है। माने अगर 50,000 रुपया ये महीना कमा रहे हैं तो 60,000 रुपया महीना खर्चा है, कर्ज हो रहा है इनके ऊपर। ये कर्ज योग बन गया, ये कर्जा है। अब ये लग्न भाव है, लग्न भाव का मजबूत होना बहुत अच्छी बात है। ये 33 पॉइंट है, 33। ये विचार से बहुत अच्छे, सुंदर शरीर, कद गाठी जो भी है अच्छा है, गोरा नारा चेहरा, मानसिक रूप से स्वस्थ, वाणी पवित्र, अच्छा बोलना, अच्छे विचार रखना। ये व्यक्ति का पूरा शरीर मान लीजिए, जैसे आप कुंडली भेजे वो आपका व्यक्तित्व, ये पूरा जीवन है आपका, लग्न जो होता है। और लग्न अगर मजबूत है तो सब कुछ मजबूत है। बाकी लोगों, बाकी ग्रहों को भी, बाकी भावों को भी वो कंट्रोल कर लेते हैं। ये अच्छी बात है इनकी कुंडली में, और इसी के दम पर ये आगे बढ़ भी रहे हैं। लग्न भाव जो इनका प्रथम भाव बली है, मजबूत है, इसके चलते ये आगे ऊपर नीचे अप डाउन होता रहेगा, लेकिन चलता रहेगा। अब यहां देखिए 26, व्यय भाव में 26 और धन भाव में 24। अब यहां पर इनकी जमा पूंजी 0, बैंक बैलेंस नहीं बन पा रहा है। कैसे बनेगा आप खुद सोचिए कि जब यहां पर कमाई कम हो रही है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो बैंक में जमा कहां से होगा? पैतृक संपत्ति भी नहीं मिलेगी। अपने दम पर जो कुछ करना है अपने दम पर करना पड़ेगा, कुटुंब से नहीं पटेगा, बात विवाद, बात में झगड़ा होगा, अलग रहना पड़ सकता है, ये स्थितियां बनती हैं। अब यहां पर देखिए मजे वाली बात, यहां 37 बिंदु इनको प्राप्त हो रहे हैं। तीसरा भाव ये पराक्रम, मेहनत, परिश्रम
और महत्वपूर्ण भाव जो है, जो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, वो है हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं, हमको कौन सी कार खरीदनी है, कितना बड़ा प्लाट लेना है, कितना बड़ा घर बनाना है, ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। हवा में बात करेंगे। इतने विचार, 37 बिंदु, बहुत हाई फाई विचारधारा। होगा या नहीं होगा वो एक अलग बात है, पर विचारधारा जो है बहुत ज़्यादा, 37 बिंदु, सबसे ज़्यादा भाव इसको मिल रहा है। और ये विचार इनके पूरे आधे होंगे, आधे नहीं होंगे, 32 बिंदु मिल रहा है इनका चौथा भाव। ये सुख भाव है, वाहन का भाव है, मकान और भी जो हम सुख सुविधाओं से संबंधित बातें करें वो ये भाव है। तो ये इतनी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं जिसको पूरा करने के लिए ये इनको भागना पड़ेगा, और भागने के बाद आधी इच्छा इनकी पूरी होंगी और फिर एक नई इच्छा होगी, फिर पूरी होगी, फिर एक इच्छा जागृत होती रहेगी, पूर्ति करते रहेंगे। जिसको देसी भाषा में कहा जाए कि मोह माया से लिपटे हैं, ये वही भाव है। अब यहाँ पंचम भाव देखिए, यहाँ पर 28 होना चाहिए, 27 बिंदु है। ये 27 बिंदु ये दर्शाता है विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम का भाव है। यहाँ पर चरित्र तो इनका उत्तम होगा, विद्या इनकी 12th क्लास या ग्रेजुएट मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, टेक्निकल हैंड को छोड़ के। मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। टेक्निकल जैसे IIT लोग करते हैं, MBA करते हैं, ये मेडिकल लाइन में चले गए, वो एक अलग चीज़ है। पर एजुकेशन जो है आपकी, माने 11वीं 12वीं तक का एजुकेशन या बहुत ज़्यादा 12th तक होना चाहिए। विद्या, बुद्धि इनकी दूसरों की बुद्धि से ज़्यादा काम करेंगे, अपनी बुद्धि कम लगाएंगे, बुद्धि कमज़ोर। संतान के प्रति थोड़ा हो सकता है लेट इशू हो। फिर संतान के प्रति हम चाहेंगे कि हमारी संतान खूब पढ़े लिखे, तो वहाँ वो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। संतान बड़े होंगे, माता पिता की अपेक्षाएं होती है कि हमारा केयर करें, वो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। तो ये विद्या, बुद्धि संतान का है। अब यहाँ आते हैं छठा भाव, रोग, शत्रु, कर्जा। 26 बिंदु हैं, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पर बिंदु ज़्यादा होता तो नौकरी के लिए अच्छा था, पर एक ही बात के लिए अच्छा था, नौकरी के लिए। पर नौकरी तो मिल जाती, पर उस व्यक्ति के साथ साथ कर्जा, शत्रुता, ये सब बढ़ जाता। रोग, तो ये निरोगी काया होंगे, शत्रुता नहीं होगी, सामान्य स्थितियां रहेंगी। अब ये आता है मुख्य अंतिम भाव जो है, ये सप्तम भाव, पति पत्नी का भाव होता है। अब देखिए यहाँ पर 33 बिंदु हैं इनके, जिनकी कुंडली है, जिस सज्जन की लग्न में 33 बिंदु है, और ठीक उसके सामने 22 बिंदु है इनकी पत्नी। 22 बिंदु का मतलब होता है कि एक तो विवाह विलंब से हो सकता है, विवाह के बाद इनकी पत्नी अस्वस्थ भी रह सकती है, क्योंकि 28 से बहुत कम है, ये 22 है, अस्वस्थ भी रह सकती हैं। लेकिन ये पूरा केयर करेंगे इनका, पत्नी भी पूरा ध्यान देगी अपने पति का। पर स्थितियां जो बनेंगी वो मैं आपको बता रहा हूं। दाम्पत्य जीवन में कमी आएगी, जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। तो ये पत्नी को लेकर के ये चिंतित रहेंगे। अब यहां शनि महाराज जो मीन राशि में बैठे हैं, देखिए 30 बिंदु, मुख्य विषय मेरा शनि का है, मीन राशि वालों के लिए है। मीन राशि के जातक, अभी जो इनकी ढैया चल रही है, प्रथम ढैया 29 मार्च को जब पूरा होगा, आप खुद बताइए मेरे को कितनी समस्याएं आपके सामने आई हैं, कितनी उलझनें आई हैं। लोग बीमार पड़े हैं, परेशान हुए हैं, हॉस्पिटल का चक्कर लगा, डॉक्टरों का चक्कर लगा, अनायास धन खर्चा हुआ, कोर्ट कचहरी चल गया, थाना पुलिस हो गया। माने इस प्रकार की समस्याएं जो शनि महाराज की तरफ से दी जाती हैं, वो ये 2 साल के पहले ये सब समस्याओं को झेल करके, और जब अंतिम चरण आया है, पहले चरण का जब अंतिम 28-29 महीने, 25 महीने के बाद मान लीजिए, तो ये समय जो है थोड़ा थोड़ा सा सुधार का समय आया। और अब दूसरा चरण जब शनि महाराज स्वयं मीन राशि में आकर के बैठ गए, तो और यहाँ पर मैं इसकी बात अब नहीं कर रहा हूँ,
यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला है, 50% रोध होके मिलेगा। पर यहाँ पर 30 बिंदु में शनि महाराज बैठे हैं, इसका मतलब है इनका भाग्य जागृत हो जाएगा। जो सोचेंगे वही कार्य होगा। जीवन में जितनी समस्याएं, जितनी कठिनाइयाँ ये पीछे झेले हैं, वो सब धीरे 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 करके और सब कुछ बराबर हो जाएगा, प्रेस में चले जाएंगे। इनका जीवन सुखमय मंगलमय होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं आपको जैसे नंबर आएगा मैं आपको स्वयं फ़ोन लगाऊंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगा हो, ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत लगा हो आपको कि मैंने मेहनत की है, प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो डालूं आप तक शीघ्रता के साथ पहुंच सके। शेयर करेंगे तो दूसरों के पास जाएगा, उनकी भी समस्याएं कम होंगी, एक पुण्य का कार्य होगा। जय श्री देव।